दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विवेक रंजन सिंह। दोस्तों, विविध भारती ने हमें और आपको एक ऐसा उपहार दिया है जिससे आज तक हम अपना मनोरंजन करते आ रहे हैं। सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारे ज्ञान का भी विस्तार हुआ है। बीते दशकों में विविध भारती ने हमारे लिए कई ऐसे कार्यक्रम पेश किए हैं जिसने हमारे संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जानकारियों को समृद्ध किया है। आज हम उसी विविध भारती की एक ऐसी सुरीली आवाज़ से आपको परिचित कराते हैं जिनकी मखमली आवाज़ ने विविध भारती के कई कार्यक्रमों को गुलजार किया है। आज हम बात करने चल रहे हैं रेडियो सखी ममता सिंह से, जिन्होंने सखी सहेली जैसे कार्यक्रम से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पिछले 2 दशक से वो विविध भारती की मुंबई सेवा से जुड़ी हैं। ममता सिंह का परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़ी कहानीकार हैं जो वर्तमान समय के मुद्दों पर लिख रही हैं। आइए बातचीत शुरू करते हैं रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। हेलो, वर्धा विश्वविद्यालय के इस रेडियो केंद्र में ममता मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सबसे पहले हम अपने इन सुनने वालों को आपका परिचय बता दें कि आप एक अच्छी कहानीकार हैं जो अभी हाल फिलहाल में आपकी जो अलाव पर कोख और राग मारवा जैसी किताबें आईं, उनके माध्यम से लोगों ने कहानी, उपन्यास, इन विधाओं में एक नई चीज़ को जाना है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रेडियो का सफ़र और ये साहित्य का सफ़र कहाँ से चला आपका? देखिए, 2 अलग अलग विधाएं हैं और 2 अलग अलग रास्ते हैं। दोनों रास्तों की मंजिल कई बार एक हो जाती है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं जी। शुरुआत अगर आप जानना चाहते हैं तो रेडियो की शुरुआत तो जब हमने, मुझे लगता है कि जब हमने समझना सीखा, बोलना सीखा, उसी समय से शुरुआत हो गई थी। क्योंकि बहुत छोटी थी तब, मैं असम में थी, धुबरी जिला, धुबरी में थी, धुबरी शहर में थी। और वहाँ रेडियो चलता था, वो बड़ा वाला मर्फी रेडियो रखा रहता था हमारे घर में। बहुत बड़ा सा घर था, क्योंकि हमारे दादा क्रांतिकारी थे और उस समय तो एक नामचीन पहचान थी हमारे घर की। हमें बहुत धूमिल सी याद है, हमें बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन जो याद है बस इतना याद है। बहुत बड़ा सा घर था, कई कमरों वाला, और एक कमरे में रेडियो रहता था, तो हम लोग उसको रेडियो वाला कमरा बोलते थे। तो माँ जैसे कुछ किताबें वगैरह लाना है, कुछ सामान लाना है, तो बोलती थी वो रेडियो वाले कमरे के बगल के कमरे में ये सामान है, ले आओ। वो रेडियो तो को ऐसा समर्पित हो चुका था कमरा। जी बिल्कुल। और वहां पे एक टेबल और कुर्सी होती थी, एक टेबल पे रेडियो बाकायदा एक परिवार के सदस्य की तरह स्थापित रहता था। और वहां जब आवाजें आती थी ना, गाने बजते थे और आवाजें आती थी, तब ना गानों का कोई वो था, गानों के बारे में कोई जानकारी थी, ना ही जो लोग बोलते हैं उसकी जानकारी थी। बहुत छोटे थे, तो हम लोग वो जो रेडियो का कवर लगा रहता था रेडियो के ऊपर, उसमें से झांक झांक कर पीछे से देखते थे कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये जो बोल रहे हैं उद्घोषक, आवाज कहाँ से आ रही है। कोई व्यक्ति तो दिख नहीं रहा है, तो ये बोल कहाँ से रहा। ये था, इस तरह से रेडियो की शुरुआत हुई। तो वहीं से हम जुड़ते गए, और फिर जब हम इलाहाबाद में पढ़ाई करने आए तो तरीका हमारा पढ़ाई करने का ये होता था कि बगल में रेडियो रखा रहता था, ट्रांजिस्टर रखा रहता था, बज रहा होता था और हम पढ़ाई करते थे। इस तरह से हम रेडियो से जुड़ते गए। फिर अनाउंसर्स की आवाजें बड़ी लुभाती थी। विविध भारती के अनाउंसर्स खास तौर से लुभाते थे। कांता गुप्ता, ब्रिजभूषण साहनी का जो प्रोग्राम होता था पत्रावली, उसमें हम उससे जुड़ते गए और सुनते थे बड़े ध्यान से। वो जो नोक झोंक होती थी उनकी बड़ी मिठास पूर्ण होती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। तो हमने भी पत्रावली कार्यक्रम में चिट्ठी भेजी थी। और जयमाला कार्यक्रम हुआ करता था फौजी साथियों के लिए, उसमें जो ढेर सारे नाम बोले जाते थे, लांस नायक फलाना फलाना, सिपाही ये और कर्नल ये नाम, तो बड़ा अच्छा लगता था। हम लोग बोल बोल के ऐसे मतलब दोहराते थे साथ साथ। ये था। फिर नाटकों से जुड़ गए, फिर इलाहाबाद आकाशवाणी में जाने लगे, युवाणी प्रोग्राम करने लगे। तो युवाणी प्रोग्राम के लिए वार्ताएं मंगवाई जाती थी, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम जाने लगे। तो ये हमारे रेडियो के सफर की शुरुआत थी। और इस रेडियो सफर के साथ साथ आपका जो ये साहित्यिक सफर चल रहा था, इलाहाबाद खासकर वो एक साहित्यिक नगरी मानी जाती है, तो ये साहित्य और रेडियो का जो एक परस्पर संबंध है, वो आज के समय में, जैसा आपने बताया कि आप अपने जब घर में रेडियो के पीछे झांक कर देखा करती थी कि कौन बोल रहा है, आज एक रेडियो की जो प्रासंगिकता है, एक जो लोगों का उत्साह है रेडियो को लेकर के, वो फीका तो नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी हिस्सों में बढ़ चुका है।
अब बहुत सारे रेडियो स्टेशन आ गए, बहुत सारे रेडियो आ गए जिसको लोग सुनने लगे हैं, लेकिन विविध भारती अभी भी अपनी उस तासीर को अभी जिंदा रखे हुए है। तो ये रेडियो और साहित्य का जो संबंध है, इसको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इस पर प्रकाश डालें। देखिए, रेडियो और साहित्य का संबंध बड़ा गहरा संबंध है। मैं अपनी निजी बात अगर करूं तो मेरे लिए तो ये एक दूसरे के साथ मतलब जैसे मन और आत्मा का संबंध है। क्योंकि रेडियो में जब मैं बोलती हूँ तो बहुत कुछ मेरी कहानी का मेरी कहानियों से होता है। जैसे खास तौर से छाया गीत जब प्रोग्राम प्रस्तुत करती हूँ तो छाया गीत में कई बार हमने कहानियों वाले छाया गीत प्रस्तुत किए हैं। गीतों भरी कहानी आज भी लिखती हूँ, गीतों भरी कहानी, और विविध भारती से कई कहानियां प्रसारित भी हुई हैं। और वो लोगों के कहने पर मैंने कहानी को, अपने साहित्य लेखन को, उसको निजी जीवन में शामिल कर रखा था, शुमार कर रखा था, और रेडियो को बिल्कुल अलग कर रखा था। लेकिन जो वो प्रतिभा है कहानी लिखने की, जो लेखन की प्रतिभा है, वो जो धारा है, वो कहीं न कहीं विविध भारती के कार्यक्रमों में अपने आप आ जाती है, बहती है। वो एक नदी की तरह मेरे साथ साथ चलती है और मैं नदी के किनारे की तरह साथ साथ चलती हूँ। तो लिखने की शुरुआत मेरी इलाहाबाद से ही हुई और ये भी आकाशवाणी की ही देन है। तो रेडियो से इसलिए मुझे बहुत प्यार है निजी तौर पर भी, क्योंकि जब युवाणी के लिए कार्यक्रम करने हम जाया करते थे तो वहां पर एक प्रोग्राम हुआ करता था गीतों भरी कहानी का। मेरे ख्याल से उसका कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक तो प्रोग्राम होता था गुलदस्ता, जिसके लिए हम कंपेयरिंग करते थे और गाने ले जाते थे, लेकिन एक गीतों भरी कहानी का कोई चंक होता था। तो जिसके लिए हमारे जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि तुम गीतों भरी कहानी प्रस्तुत करो, अच्छा बोलती हो, तुम्हारी आवाज भी अच्छी है, तुम लिख के ले आओ। तो मैंने कहा कहानियां मैं तो नहीं लिखती हूँ, मुझे नहीं आती है कहानी लिखना, तो कोई और प्रोग्राम दे दीजिए आप अगर हो सके तो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम लिख सकती हो। तब ऐसा जमाना नहीं था कि हम बहुत ज्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट कर सके, बहस कर सकते, अपनी बात रख सके। प्रोड्यूसर ने एक बार कहा, मैंने अपनी बात बताई, उन्होंने कहा नहीं तुम लिख सकती हो, तुमको लिखना है। मैंने कहा ठीक है सर मैं लिखूंगी। और मैं आई और टेढ़ा मेढ़ा मैंने कुछ लिखा और मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने भाई से हेल्प ली, मतलब उनसे कहा कि मेरी कहानी है, और उन्होंने कहा कि हम आज कल में बता देंगे। और रह गई बात, मतलब अब ये रिकॉर्डिंग का समय आ गया और मैं लिख नहीं पाई थी, तो एक तरह से भैया से मेरी नाराजगी हो गई। मैंने कहा कि उन्होंने कहा ठीक है तुम अपने आप से लिख लो। तो मुझे वो चुनौती स्वीकार करनी थी, मैंने चुनौती स्वीकार की और मैंने वो कहानी लिख डाली और मैं लेकर गई। तो उसकी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई और जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने बहुत तारीफ भी की। मंजुल वर्मा उस समय थे कार्यक्रम अधिशासी, तो उन्होंने कहा अरे तुमने तो बहुत अच्छी कहानी लिखी है। तो इस तरह से कहानी लिखने की शुरुआत रेडियो से ही हुई और उसके बाद फिर कहानियां लिखने लगी। तो अब जब विविध भारती में मैं आई तो लेखन और रेडियो के कार्यक्रमों के साथ बड़ा ही अच्छा सामंजस्य रहा है, बड़ा अच्छा समन्वय रहा है, क्योंकि लिखना रेडियो में भी पड़ता है। जो हम बोलते हैं सारा कुछ तो नहीं लिखते हैं, लेकिन बहुत कुछ लिखते हैं, तो वो लिखने में मुझे बड़ी आसानी लगती है, सहूलियत मिलती है। विविध भारती के इलाहाबाद से लेकर के और विविध भारती मुंबई तक का सफ़र हम आपसे जानेंगे, और इसके साथ साथ हमारी एक सहयोगी हैं साक्षी पांडे। उनका एक सवाल है कि बतौर महिला जब आपका जाना हुआ मुंबई में, विविध भारती से जुड़ना हुआ, तो एक रेडियो में बहुत कम रहा है, बहुत कम आवाज़ें रही हैं महिलाओं की सुनने को मिली हैं अमूमन तौर पर देखा जाए तो। उसमें आपका सफ़र कैसा रहा और कैसे अपने आप को आपने स्थापित किया कि गांव जवार में जब आपको लोग सखी सहेली जब सुनते थे तो रेडियो सखी ममता सिंह कहने लगे? देखिए, इलाहाबाद से मैं मुंबई आई तो एक अलग तरह का संघर्ष था। रेडियो से पहले भी एक संघर्ष था। मैंने यहाँ पहले पत्रकारिता की। मैं यहाँ का एक पहला सांध्य दैनिक हुआ करता था, निर्भय पथिक, अभी भी वो प्रकाशित होता है। उसमें मैं बतौर उप संपादक मैंने ज्वाइन किया। वो एक बड़ा संघर्ष था, क्योंकि वहां पर मुझे स्थापित करने में ज्यादा वक्त लगा और खुद को प्रूव करने में ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वहां सारे के सारे पुरुष थे। लेखन की दुनिया में, पत्रकारिता में उस समय उस अखबार में महिला कोई नहीं थी, मैं ही थी और बाकी सब पुरुष थे। पत्रकार थे, संपादक थे, सारे पुरुष थे। तो वहां पर प्रूव करने में मुझे ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि लोग ये मान के चलते हैं कि ये एक महिला है, अरे ममता जी कर पाएंगी क्या? मैंने कहा क्यों नहीं कर पाऊंगी। हर सवाल का जवाब मेरा यही होता था कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी।
नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि देर शाम तक आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कर सकती हूँ। तो कहीं भी मैं हारी नहीं, कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं एक महिला हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। कहीं भी इस तरह की बात मैंने कही नहीं और अपने आप को कमतर कभी आंका ही नहीं कि मैं एक महिला हूँ। मैं हमेशा से अपने को पुरुष के बराबरी के दर्जे के लिए मैं कभी संघर्ष मैंने नहीं किया। मैंने अपने लिए संघर्ष किया कि मैं ये वो काम कर सकती हूँ जो कोई कर सकता है, कोई एक व्यक्ति कर सकता है, वो हर काम में कर सकती हूँ। तो इस तरह से चुनौती स्वीकार करते हुए फिर विविध भारती में जब वैकेंसी आई और मेरा सिलेक्शन हुआ विविध भारती में, जी। तो उस समय तो बहुत सारी महिलाएं थी, महिला अनाउंसर भी रह चुकी थी यहाँ, मतलब विविध भारती में भी कांता गुप्ता हैं, आशा साहनी थी, और ये उनके नाम चंदा मुखर्जी थी, और अचला नागर जी जो बहुत बड़ी जी, अभी जी। राइटर हैं, जिन्होंने आखिर क्यों फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, और अभी कई फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में लिखी, निकाह लिखी जिन्होंने। हुँ, हुँ। तो उनकी शुरुआत भी रेडियो से ही हुई, विविध भारती से ही हुई। वो विविध भारती में बतौर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी और प्रोग्राम्स किया करती थी लाइव। जी, तो महिलाओं की लंबी फहरिस्त थी, ऐसा जी। नहीं कि मैं अकेली महिला ही थी। लेकिन जब मुझे लगता है कि जब ज्यादा संख्या हो तो आपकी चुनौती ज्यादा बढ़ जाती है। और जब मैंने ज्वाइन किया तो रेडियो के बहुत सारे चैनल्स खुल गए थे, हुँ, वो एक चुनौती का दौर था विशेष रूप से। तब हमारी जो स्टेशन डायरेक्टर थी वो भी महिला थी, जी। विजय लक्ष्मी छाबड़ा जी। तो हुँ, उन्होंने जब ज्वाइन करने के बस कुछ ही दिनों बाद उन्होंने बुलाया और कहा कि देखिए, रेडियो अब खतरे में आ रहा है और बहुत सारे चैनल्स खुल गए हैं, तो इसमें विविध भारती की अस्मिता को हमें बचाना है और इसमें तुम क्या नया कर सकती हो। जी। तो मैंने कहा आप जो कहेंगे वो मैं नया कर सकती हूँ, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं दूंगी। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बहुत पुरानी हूँ, मैं कुछ तुमको बता नहीं पाऊंगी, तुमको नया करना है, कुछ सोचना है। तो हम लोगों ने बाकायदा सोच समझ के कई फिर मीटिंग हुई, कई लोग इकट्ठे हुए, वहां पर प्रोग्राम्स तय किए गए। तो उसमें फोन इन कार्यक्रम शुरू किया गया आपके अनुरोध पर, जिसमें मैं और यूनुस खान जो मेरे हस्बैंड है इस समय, जी, उनसे मेरी पहचान हुई रेडियो में ही। तो हम और वो प्रोग्राम्स किया करते थे, तब हमारा सिर्फ परिचय था। जी। तो वो प्रोग्राम जब शुरू किया तो अचानक से रेडियो में बदलाव आया और हमने अपने बोलने की शैली में भी बदलाव लाया। एक समय था जब आकाशवाणी में, मतलब खास तौर से विविध भारती में भी एक खास शैली में बोला जा रहा था, हुँ, हुँ। ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है, विविध भारती, हाँ, या फिर हम विविध भारती से बोल रहे हैं। तो ये मैं एक उदाहरण, लगभग इस तरह से सीधे सीधे उद्घोषणाएं की जाती जी, थी। जी। बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं था, कॉम्पेयरिंग नहीं होती थी। लेकिन हमें जब कहा गया कि चुनौती है और तुमको प्रोग्राम अच्छे से अच्छा करना है, तो हम लोगों ने कॉम्पेयर्ड प्रोग्राम शुरू किया, कॉम्पेयरिंग करना शुरू किया, फिल्मी गानों के साथ साथ बोलना शुरू किया। और बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, शुरू किए गए हम लोगों के नाम पर। एक कार्यक्रम हुआ था चेतना, चूल्हा चौका, 16 श्रृंगार, और पिटारा के कई रंग, पिटारा के 7 रंग, सातों दिन 7 रंग। जी, तो उसमें कुछ इंटरव्यू बेस्ड होते थे, कुछ कॉम्पेयरिंग वाले होते थे। तो ये सारी चुनौती हमारे लिए थी। तो हम उस समय सुबह जब ऑफिस जाते थे तो हम ये नहीं देखते थे कि हमारे कितने घंटे की नौकरी है, जी। हम सिर्फ कलाकार के रूप में काम करते थे। वहां पर मेरा लेखन मुझे बहुत काम आता था, कि हुँ, लिखने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी सीनियर से मुझे ये नहीं पूछना पड़ा कि मैं इस प्रोग्राम को कैसे लिखूं। मुझे जब भी लिख कर देती थी तो सराहना मिलती थी। हाँ, एक चीज और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी जिसका जिक्र भी आपने किया, जी। कि महिलाओं में अपने को मतलब क्या अलग किया जाए, इस तरह की कुछ बात आपने पूछी। हुँ, तो हुँ। मुझे लगा कि सब लोग अपने नाम से बोलते हैं, सब लोग अपना नाम बोलते हैं। तो मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना है, मैं क्या करूं कि मेरी अपनी अलग पहचान हो। हुँ, वहां पर मैंने रेडियो सखी शब्द गढ़ा। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि अलग तरह से हो। तो वहां पर मैंने सोचा समझा, कई शब्द मेरे जहन में आए, रेडियो दोस्त, रेडियो फ्रेंड, ऐसे ऐसे कई बातें आई। फिर हुँ। मुझे सखी शब्द में बड़ी आत्मीयता नजर आई, तो मैंने रेडियो सखी अपने नाम के साथ जोड़ा। और फिर वो रेडियो सखी ममता सिंह इतना मकबूल हो गया, इतना मशहूर हो गया कि आज मुझे लोग रेडियो सखी ही बोलते हैं, कहते आओ रेडियो सखी। और मेरे नाम की चिट्ठियां आने लगी रेडियो सखी के नाम से, मतलब ममता सिंह न लिख के रेडियो सखी लिखा जाता था। ममता जी, ये तो वो बातचीत जो चल रही है इसमें हम एक कार्यक्रम का ज़रूर उल्लेख करेंगे कि ये जो हम्म, सबसे मशहूर हुआ, जैसा विविध भारती अपने उद्देश्य को लेकर चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता उसे सुने, इसमें जो महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, खासकर ग्रामीण महिलाएं, हम्म, सखी सहेली कार्यक्रम से, हम उसके हम्म, बारे में थोड़ा आपसे अनुभव जानना चाहेंगे। जी।
सखी सहेली कार्यक्रम इन दिनों मैं नहीं कर रही हूँ। जी। लेकिन जब सखी सहेली कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो वो भी यादगार है हमारे लिए। पहले तो सखी सहेली के नामकरण के लिए ही बहुत सारी जद्दोजहद हुई हुँ। और हमारे एक डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इस प्रोग्राम का बीज डाला था। वो विविध भारती आए थे और मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जो स्टेशन डायरेक्टर, तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर थे, मिस्टर राजेश रेड्डी जी, हुँ, वो हुँ। जाने माने शायर भी हैं, आप शायद नाम भी जानते होंगे। जी, जी। और उन्होंने, वो जब थे तो मतलब उन्होंने, जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये बीज डाला कि महिलाओं पर केंद्रित कोई कार्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद फिर मीटिंग ली गई और रेड्डी साहब ने बुलाया हम लोगों को और कहा कि एक महिलाओं का कार्यक्रम शुरू किया जाना है, उसमें कई नाम बताइए कि क्या नाम रखा जाए। तो उसमें मुझसे भी उन्होंने कई नाम मांगे थे कि क्या कुछ हो सकता है, तो मैंने सखी सहेली, मेरी सहेली, सखी सखी, ऐसे ऐसे कुछ कुछ नाम मैंने सजेस्ट किए थे, हुँ। जिसमें कई लोगों से मिलकर बातचीत करके सखी सहेली नाम ये तय किया गया। और वो पहले दिन की रिकॉर्डिंग हमें याद है, वो यादगार घटना है बाकायदा। तो सर ने, रेड्डी सर ने हम लोगों को, मैं और निम्मी मिश्रा जो हमारी सीनियर अनाउंसर थी, अब वो रिटायर हो गए, मैं और निम्मी मिश्रा उनके कमरे में गए और उन्होंने बुलाया हम लोगों को और बातचीत होने लगी कि किस तरह से प्रोग्राम किया जाना है। तो हम लोगों ने बताया कि इसमें ये हम शामिल कर रहे हैं, फिल्मी गानों से ही जोड़ के करना था। और कमलेश पाठक जी थी उस समय प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। तो हम लोगों ने ये मिल के तय किया कि किस तरह से प्रोग्राम किया जाना है। और जब पहले दिन स्टूडियो में वो प्रोग्राम प्रसारित हुआ तो हम लोग डरे हुए थे कि पता नहीं कैसा होगा, और लाइव रिकॉर्डेड भी नहीं था, लाइव हुआ जाना था और उसकी स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी जानी थी। हुँ। ये तय हुआ था कि अगर स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वो बहुत पढ़ने जैसा अंदाज हो सकता है, तो हम सिर्फ बातचीत के अंदाज में और सहज बातचीत के अंदाज में प्रोग्राम किया जाना है। तो हम लोग जब प्रोग्राम करके निकले भी नहीं थे कि रेड्डी सर खुद स्टूडियो में आ गए और तारीफ करने के लिए कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, एक्सीलेंट, ऐसा ही प्रोग्राम किया जाना है, बस ये सोचना है कि इसमें नयापन किस तरह से लाना है। तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। और जब उसके बाद वो प्रोग्राम धीरे धीरे, एक यूं कहे कि एक बिरवा था जिसको हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सखी सहेली की टीम ने उसे रोपा था और अपने उत्साह, उमंग और अपनी प्रतिभा से उसे सींचा था, रोपा था। वो पौधा बढ़ने लगा धीरे धीरे, और जब उसमें फूल खिलने लगे तो हम लोगों को सचमुच जैसे अपना बच्चा बड़ा होता है ना, तो खुशी होती, ऐसी खुशी होती थी जब हम सखी सहेली किया करते थे। और श्रोताओं को फिर भी निस्संदेह बहुत ज़्यादा श्रोताओं को खुशी भी होती है। बहुत अच्छा लगता था, जी। श्रोता भी उससे इस कदर जुड़ते गए कि मैं क्या बताऊं। इतनी लंबी तादाद में चिट्ठियां आती थी, हुँ। इतनी लंबी तादाद में कि वो एक डिपार्टमेंट बाकायदा रखा गया, एक वर्ग, जिस एक कमरे में पूरी चिट्ठियां ही चिट्ठियां होती थी, और सबसे ज्यादा चिट्ठियां सखी सहेली के नाम आती थी। तो उन चिट्ठियों की छटाई के लिए 3-4 व्यक्ति होते थे जो छांट कर चिट्ठियां देते थे। फिर उसके बाद हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पास आता था, कमलेश जी थी, कांचन जी थी, फिर बाद में मनीषा जैन आई हुँ, और हुँ। रश्मि कुकरेती आई। ये मतलब ऐसे पूरी सीरीज थी। तो इन लोगों के पास फिर ये हमें चिट्ठियां देती थी और हम उन चिट्ठियों में से कुछ चिट्ठियां अलग कर लेते थे, वो चिट्ठियां पढ़ते थे। और मैंने कई ऐसे पत्र पढ़े जिसमें ये था कि दीदी हम बड़े परेशान हैं, हमारे घर में हमें पढ़ने नहीं दिया जाता है, हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम पढ़ाई छोड़ दें, हमारी शादी कर दी जाए, तो हम क्या करें, और हम पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से उनको मार्गदर्शन करने का काम हमें मौका मिला। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती थी। उन चिट्ठियों को हम पढ़ते थे और उसका जवाब देते थे कि आप अपने माता पिता को समझाइए और देखिए कि वो कन्विंस्ड होंगे, और आप आगे पढ़ाई जारी रखिए। क्योंकि हम ये कहना चाहते थे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि महिलाएं कभी कमतर नहीं हैं, और उसके लिए सबसे जरूरी है उनका स्वावलंबी होने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ऐसे कई पत्र फिर बाद में आए कि आपकी चिट्ठी से प्रभावित होके हमें ये करने का मौका मिला। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता था, खुशी का सबब होता था कि हमारी बात से प्रेरित होकर एक लड़की जो है आगे बढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है।
अपने श्रोताओं को हम बता दें कि जैसे हम विविध भारती के कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं और ममता जी बता रही हैं कि चिट्ठियों का कैसे प्रभाव हुआ करता था, कैसी चिट्ठियां भेजी जाती थी, तो पत्रावली एक विशेष कार्यक्रम उस समय प्रस्तुत किया जाता था जिसमें ये चिट्ठियां पढ़ी जाती थी। ममता जी, अब हम अपने उस विषय पर आते हैं कि इस बहुरंगी कार्यक्रमों का जो सफ़र है सुबह से लेकर के रात्रि तक, रात्रि के मध्य पहर तक, ये जो विविध भारती अलग अलग रंग में अलग अलग तरीके से हम सबके बीच में रहता है, इसके बारे में हम एक थोड़ा सा आपसे चर्चा चाहेंगे कि विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में, कि सुबह से जो कार्यक्रम शुरू होते हैं और रात तक कैसे ये चलते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। इस संदर्भ में क्या जानना चाहते हैं? जैसे वंदनवार शुरू होता है और रात्रि के समय में जब ये कार्यक्रम रात के हम सफर तक की ये जो यात्रा है, इसमें कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको बेहद प्रभावित करते हैं? एक सेकेंड जी। हम ये चाह रहे हैं कि जो ये सुबह से लेकर रात्रि का ये सफर है विविध भारती का, इसमें वंदनवार, भारत की गूंज, संगीत सरिता और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज भी चल रहे हैं और बहुत पुराने कार्यक्रम हैं। खासकर हम आपसे हवा महल और जयमाला के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, जो सुबह से कार्यक्रम होते हैं, वंदनवार आप सुनते ही होंगे क्योंकि आप जाहिर है रेडियो सुना है, तभी आपके अंदर इतना ज्यादा तिलिस्म है कि आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके लिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं कि रेडियो पर आप रिसर्च कर रहे हैं। वंदनवार कार्यक्रम सुबह सजीव होता है और उसमें जो भी उद्घोषक आता है सुबह, वो उसमें चिंतन सजीव पढ़ता है, बाकी भजन होते हैं। फिर उसके बाद श्री रामचरितमानस गान होता है, फिर उसके बाद संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत और फिर हमें राही प्यार के। इस तरह से कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है चलती रहती है। बस इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि कार्यक्रमों में विविधता हो, जो नाम है विविध भारती, विविधता हो, विविध रंगी कार्यक्रम हो। इसीलिए देखिए कि जब वंदनवार होता है तो उसके बाद रामचरितमानस गान के बाद संगीत सरिता होता है, शास्त्रीय संगीत, फिर उसके बाद फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होता है, फिर 8 से 8:30 समाचार, 8:30 बजे से फिर रंग बदल जाता है, नए दौर के गीत उसमें शामिल होते हैं, मतलब नए दौर के फिल्मी गाने। फिर 9:30 बजे एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है जो आज के फनकार, जिसे आपने सुना ही होगा। तो ये जो दिन भर का सफर है उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि श्रोताओं को, हर वर्ग के श्रोताओं को जोड़ा जाए विविध भारती से। इसीलिए कि नए लोग भी जुड़े, तो इसलिए भारत की गूंज कार्यक्रम शामिल किया गया है। फिर उसके बाद चूंकि विविध भारती की लिसनिंग देश नहीं बल्कि ऐप के जरिए पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में लोग सुन रहे होते हैं। हम जब कई बार लाइव प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमारे पास सुबह सुबह मैसेज आ जाता है कि हम फला देश में हैं, यहाँ बैठे हैं और आपकी आवाज सुन रहे हैं। उस समय उनका जो वक्त होता है वो टाइम भी बताते हैं कि इस समय शाम का वक्त है, इस समय रात का वक्त है, मतलब हम यहाँ सुबह प्रोग्राम कर रहे हैं, उस समय उनके यहाँ शाम हो रही होती है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। हमें लगता है कि हम अपनी आवाज के जरिए अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सैर कर रहे हैं। तो ये एक तरह की चुनौती होती है। और फिर दिन में जो कार्यक्रम होते हैं 10 से 11 गीत गाता चल, फिर 11 से गाता रहे मेरा दिल कार्यक्रम होता है। गीत गाता चल को थीम बेस्ड किया गया है और गाता रहे मेरा दिल जो एक दौर तय किया गया है, इस दौर के गाने बजेंगे। और फिर 12 से 1 पल पल दिल के पास, उसमें 70s के गाने बजते हैं और उसको नॉन स्टॉप फिल्मी गाने कर दिया गया है। फिर 1 से 2 कुछ बातें, कुछ गीत जो अनाउंसर्स की पसंद की थीम होती है, अनाउंसर खुद ही तय करता है कि उसको क्या करना है, क्या बजाना है। ये ऑलमोस्ट जितने भी गाने बजते हैं ये सभी अनाउंसर की पसंद के होते हैं, मतलब अनाउंसर ही तय करता है, गानों की प्लेलिस्ट खुद ही बनाता है। तो लेकिन उसमें दौर तय होते हैं कि इस दौर के गाने बजेंगे। कुछ बातें, कुछ गीत पूरी तरह से उद्घोषक का प्रोग्राम होता है और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है विविध भारती के फेसबुक पेज से। यहाँ पर विविध भारती के फेसबुक के जरिए बहुत सारे श्रोता जुड़ते हैं और वो बहुत सारी टिप्पणियां अपनी शेयर करते हैं, जो भी हम थीम देते हैं। मान लीजिए जैसे आज ही मैंने टेलीफोन पर आज थीम रखी थी 1 से 2 के बीच, तो टेलीफोन से जुड़ी हुई उनकी जो भी यादें थी वो साझा की। बहुत लोगों ने एसटीडी की बात की, ट्रंक कॉल की बात की, और जो लैंडलाइन फोन हुआ करता था जिसमें नंबर घुमा के उंगली से डायल करते थे एक एक नंबर, वो सब। तो ये सारी पुरानी यादें लोगों की यहाँ पर साझा हुई, ताजा हुई, पुरानी यादें ताजा की लोगों ने। तो ये हम कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की यादों को टटोलते हैं,
लोगों के मनस्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि विविध भारती के कार्यक्रम लोगों को सहलाएं, उनके गम का साथी बने, उनका हमसफर बने, उनके सुख दुख के साथी बने। ये प्रयास होता है विविध भारती के कार्यक्रमों का कि आप हर दौर के गाने सुन सके और हर दौर के लोगों को जोड़ा जा सके। जयमाला कार्यक्रम जो फौजी साथियों का कार्यक्रम है, पहले जी इसको फौजी भाइयों कहा जाता था, आपको याद होगा। जी जी। तो लेकिन फौजी भाइयों तब था जब फौज में महिलाएं नहीं जाती थी। जब महिलाएं भी इसमें शामिल होने लगी तो भाइयों हटा दिया गया, फौजी साथियों कर दिया गया। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो जी जी। अब लोग बोलते हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम। इसमें पहले चिट्ठियां आया करती थी फौजी साथियों की। अब ये चिट्ठियों को हटाकर कोरोना टाइम से चिट्ठियों का जो वो खत्म हुआ सिलसिला, तो चिट्ठियों का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। अब इसको प्लेन कर दिया गया है। इसमें गाने होते लेकिन असल में वो फौजी भाइयों का ही, फौजी साथियों का ही कार्यक्रम है। इसी तरह से एक कार्यक्रम हुआ करता था मन चाहे गीत, जिसमें बहुत सारी चिट्ठियां आती थी, अनगिनत चिट्ठियां आती थी, मतलब बोरा भर के चिट्ठियां आती थी जिसको रखने की जगह नहीं होती थी। और कोई जैसे आर्टिस्ट आया, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी आते हैं, जैसे आमिर खान जब विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने चिट्ठियां देखी तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी चिट्ठियां आती हैं। हम्म। तो ये जो बाहर से आए लोग हैं उनको समझ में नहीं आता। हम लोग जानते हैं कि इतनी ज्यादा लिसनिंग विविध भारती की होती है। तो और उसका आज जो चयन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपने शुरू में कहा था कि आज जहां रेडियो की अस्मिता को खतरा है, ऐसे में विविध भारती, मुझे जी लगता है कि विविध भारती को किसी तरह का कोई खतरा है ही नहीं। जी। विविध भारती को ये कह सकते हैं कि विविध भारती थी, है और रहेगी। मुझे तो ये कहने में भी संकोच नहीं होता है कि जो हम बहुत नॉस्टैल्जिक होकर जब ये कहते हैं कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहेगा, जब तक हमारा देश रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक धरती पर हरियाली रहेगी, जब तक आसमान में चांद रहेगा, तब तक विविध भारती रहेगी। कि विविध भारती को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है किसी भी रेडियो चैनल से और किसी भी बदलाव से, क्योंकि विविध भारती ने बाकायदा बदलाव के साथ साथ कदम आगे बढ़ाया है। हम्म। जब फोन का जमाना आया, टेलीफोन का जमाना आया, तो फोन इन कार्यक्रम शुरू किया, हेलो फरमाइश, आपके अनुरोध पर, हेलो सहेली जैसे। फिर जब एसएमएस का जमाना आया, व्हाट्सएप का जमाना आया, तो एसएमएस वाले कार्यक्रम शुरू किए विविध भारती ने, एसएमएस के बहाने वीबीएस के तराने। और उसके बाद फिर जब सोशल मीडिया का जमाना आया तो विविध भारती से सोशल मीडिया वाला कार्यक्रम शुरू किया गया, भारत की गूंज, जिसमें सेलिब्रिटीज के ट्वीट शामिल किए जाते हैं और बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। और कुछ बातें, कुछ गीत जो 1 से 2 बजे के बीच आता है, वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। मतलब विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि हम एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो जैसे जैसे बदलाव जमाने में आया है, वैसे वैसे बदलाव विविध भारती में भी आता रहा। ये अलग बात है कि विविध भारती रेडियो चैनल्स की दादी नानी है, क्योंकि सबसे पुराना रेडियो चैनल है विविध भारती, लेकिन उसके बावजूद बाकायदा मॉडर्न जमाने के साथ भी कदम से कदम मिलाई है विविध भारती ने। तो इसलिए विविध भारती हमेशा जीवित रहेगी, ये मेरा कहना है। ये आप क्या विश्वास कहते हैं ऐसे ही कायम आप रहे। आप और क्या कहते हैं इस बारे में, बताइए। मेरा बिल्कुल यही मानना है। और शायद मुझे लगता है कि विविध भारती का ये जो पाठ्यक्रम में इसको शामिल करने का जो विषय है, आज भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। तो निसंदेह इसीलिए शामिल किया गया है कि इसकी एक जो इतनी सुखद यात्रा रही और लगातार समृद्ध हो रही विविध भारती, उसके नए नए जो कार्यक्रम बन रहे हैं वो सारे वर्ग को जोड़ रहे हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत जो अनुभव है वो यही कहता है कि मुझे लगता है कि मैं करीब 17 साल से मैं विविध भारती सुन रहा हूँ। कक्षा 6 में जब मैं था, तब मैं आपकी आवाज़ सखी सहेली रीनू बंसल जी के साथ आप प्रस्तुत किया करती थी उस समय। अच्छा, तब जी से जी। मैं सुनता रहा हूँ इस कार्यक्रम को और आज तक मैं विविध भारती सुनता हूँ और नए नए जो कार्यक्रम आते हैं उसे खोजता हूँ। तो ये जो यात्रा है, इसमें समझ में ज़रूर आता है कि नवीनता और नव प्रयोग के आधार पर विविध भारती कई सारे प्रतिमान गढ़ रही है और इसके लिए विविध भारती शुभकामना का पूरी तरीके से उसकी पात्र है। और आप जैसे अनाउंसर और आप जैसे उद्घोषिकाएं जो यहाँ पर हैं, जिनको एक बड़ा नाम दे दिया गया है, जैसा हमने बताया कि रेडियो सखी ममता सिंह, जो लोग कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं आपको, ये बना रहे और इसी तरीके से कामयाब होती रहें और कहानियाँ और जो साहित्य पक्ष है आपका वो भी जिंदा रहे, जिससे समाज की बातों को, समाज के मुद्दे को आप लिखती रहें और ऐसे ही प्यार से हम सबसे बातचीत करती रहें।
बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही अच्छी वार्ता रही और बहुत सारगर्भित तरीके से आपने विविध भारती के कार्यक्रमों का सफ़र इतने अच्छे तरीके से बयां किया। ममता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसे ही आपकी सुरीली आवाज़ में विविध भारती सुनने को मिलती रहे। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमें भी बड़ी खुशी हो रही कि आप रेडियो को लेकर, विविध भारती को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, और आपकी कामयाबी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।